साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कृष्णा 9155 पर। तो साथियों इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत पार्ट बी की 5वीं यूनिट में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है, के टॉपिक बेसिक नॉलेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीजर यानी कि न्यायालयीन प्रक्रिया की सामान्य जानकारी, इसके ऊपर कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और उसके साथ साथ हम इसे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर हम न्यायालयीय प्रक्रिया की सामान्य जानकारी की बात करें, ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं कि भारतीय न्यायालयों की वर्तमान प्रणाली किसी विशेष प्राचीन परंपरा से संबद्ध नहीं है। ठीक है, मुगल काल में दो प्रमुख न्यायालयों का उल्लेख मिलता है, सदर दीवानी अदालत और सदर निजाम-ए अदालत, जहां व्यवहारवाद और आपराधिक मामलों की सुनवाई होती थी। ठीक है, सन 1857 के असफल स्वतंत्र युद्ध के पश्चात अंग्रेजी न्याय शासन प्रणाली के आधार पर विभिन्न न्यायालयों की सृष्टि हुई। ठीक है, यानी देखिए 1857 में जो हमने यानी भारतीयों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो युद्ध किया था स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता संग्राम जो विफल हो गया था, तब उसके बाद जो है अंग्रेजी न्याय शासन प्रणाली भारत में अपनाई गई। ठीक है, और उसको ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, तो इंग्लैंड में स्थित प्रिवी काउंसिल, ठीक है, ये प्रिवी काउंसिल भारत के लिए सर्वोच्च न्यायालय थी। ठीक है, 1947 ईस्वी में जब देश स्वतंत्र हो गया और उसके बाद भारतीय संविधान लागू हो गया, तब भारत में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, मतलब स्थापना तो सुप्रीम कोर्ट की पहले ही हो गई थी, लेकिन उसको भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, सामान्य जानकारी के तौर पर इसे देख लेंगे, आगे देखेंगे। देखिए, अगर हम कोर्ट यानी न्यायालयों के भेद की बात करें, टाइप्स, ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं, न्यायालयों को उनके भेदानुसार विभिन्न वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे उच्च न्यायालय, निम्न न्यायालय, अभिलेख न्यायालय। ठीक है, अब देखिए अभिलेख न्यायालय कौन से नहीं होते हैं, वे न्यायालय, ठीक है, व्यावहारिक, राजस्व तथा दंड न्यायालय, प्रथम न्यायालय तथा अपील न्यायालय और सैनिक और अन्यान्य न्यायालय। ठीक है, ये अभिलेख न्यायालय नहीं होते। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को देश का सर्वोच्च अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। ठीक है, आगे है, प्रत्येक राज्य में एक अभिलेख न्यायालय होता है जिसे हम उच्च न्यायालय कहते हैं। राज्य के समस्त न्यायालय उसके अधीन होते हैं, जैसे जिला न्यायालय, जिला के अंदर और जो कोर्ट होते हैं, ठीक है, उस सबको। राजस्व परिषद, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, राजस्व संबंधी मामलों को प्रादेशिक सर्वोच्च अभिलेख न्यायालय कहते हैं। कतिपय मामलों को छोड़कर उपयुक्त न्यायालयों को अपील संबंधी अधिकार, क्षेत्राधिकार होते हैं। इसके बाद अगर बात करें जिले में प्रधान न्यायालय जो है उसको, वो किसका होता है, जिला न्यायाधीश का, डिस्ट्रिक्ट जज के लिए होता है। ठीक है, जिस डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, वो न्यायिक सेवा से चुना जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे अन्य न्यायालय कार्य क्षेत्रानुसार। देखिए कह रहे हैं कि व्यवहारिक न्यायालय क्या होते हैं, जैसे सिविल जज, मुंसिफ के न्यायालय, लघु वाद न्यायालय, है ना, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। दंड न्यायालय जैसे जिला दंडाधिकारी, जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, अन्य दंडाधिकारियों के न्यायालय होते हैं, सत्र न्यायालय, कोर्ट ऑफ सेशंस। ठीक, राजस्व न्यायालय की बात करें जैसे जिलाधीश, कलेक्टर। ठीक है, आयुक्त यानी कमिश्नर के कार्यालय, न्यायालय सॉरी, है ना। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब न्यायालयों के प्रकार हमने समझे। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए भारत की न्यायपालिका किस प्रकार की है। देखिए भारत की न्यायपालिका के ऊपर बात करें तो देखिए सबसे पहले ये लोगो हमें दिखाई दे रहा है और इसका मोटो क्या है, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। संस्कृत में यतो धर्म ततो जयः, ये इसका है। ठीक है, ये किसी भी तरह से पूछ सकता है। आगे देखिए कह रहे हैं भारतीय न्यायपालिका जो है वो आम कानून यानी कॉमन लॉ पर आधारित प्रणाली है। यह प्रणाली अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन के समय बनाई थी। इस प्रणाली को आम कानून व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, जिसमें न्यायाधीश अपने फैसलों, आदेशों और निर्णयों से कानून का विकास करते हैं। ठीक है, यह है कॉमन लॉ, जिसमें कि न्यायाधीश जो जज होते हैं वो अपने फैसलों, आदेशों और निर्णयों से कानून का विकास करते हैं जनहित के लिए। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू हुआ।
इस संविधान के माध्यम से ब्रिटिश न्यायिक समिति के स्थान पर नई न्यायिक संरचना का गठन हुआ। इसके अनुसार ही भारत में कई स्तर के तथा विभिन्न प्रकार के न्यायालय हैं। भारत का शीर्ष न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हम कहते हैं। ठीक है, जिसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, नीचे विभिन्न राज्यों में, यानी नीचे मतलब इसके सुप्रीम कोर्ट के बाद नीचे, यानी कि विभिन्न राज्यों में हाई कोर्ट होते हैं। हाई कोर्ट के नीचे जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट जज और उसके अधीनस्थ न्यायालय, जिन्हें निचली अदालत कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए आगे है, हाँ, हम मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के बारे में जरूर पढ़ेंगे। देखिए मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, ये इसका चित्र आप देख लीजिए। ठीक है, जबलपुर में स्थित है। ठीक है, 2 जनवरी 1956 को इसे स्थापित किया गया था। ठीक, इसका क्षेत्राधिकार पूरे मध्य प्रदेश पर है। ठीक है, अच्छा, इसकी हम अगर बेंचेस की बात करें तो देखिए इसकी बेंचेस कहाँ कहाँ हैं। जो मुख्य पीठ है वो जबलपुर में है, और जो अन्य खंडपीठ है वो इंदौर और ग्वालियर में है। ठीक है, अगर इसकी हम संरचना की बात करें तो इसमें देखिए मतलब इसको कैसे कैसे स्थापित किया गया है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ, मतलब इन दोनों की रिकमेंडेशंस के साथ, है ना, फीडबैक के साथ राष्ट्रपति महोदय इसका निर्माण या स्थापना करते हैं। ठीक, भारत का संविधान इसको अंगीकृत करता है। ठीक है, ऑथराइज्ड बनाता है। और इसके बाद अगर अपील करेंगे आप तो कहाँ करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में करेंगे। ठीक है, इनके न्यायाधीशों की अगर हम बात करें तो इनकी न्यायाधीश जो होते हैं, इनके मतलब मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपना पद कार्यभार संभालते हैं। ये सभी राज्यों के लिए है, मतलब राज्यों में जो न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट में, उन सभी की जो उम्र सीमा है वो 62 वर्ष निश्चित की गई है संविधान में। ठीक है, यहाँ पर स्वीकृत पद जो हैं वो 53 हैं। ठीक है, 53। और इसके बाद अगर वर्तमान में इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो रवि मलिमत हैं, जो कि 14 अक्टूबर 2021 से पदस्थ हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब हम कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, देखिए पहला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। देखिए सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय है। ठीक है, ये 1862 में स्थापित किया गया था। ठीक, 1862 में 3 उच्च न्यायालय बनाए गए थे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है समझ लेंगे हम। देखिए कह रहे कलकत्ता उच्च न्यायालय, ठीक है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1862 में हुई थी। ठीक, इसके लिए अधिनियम लाया गया था, जिसको हम भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 है ना कहते हैं। उसी वर्ष बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई थी, केवल डेट्स का अंतर था। ठीक है, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। ठीक है, भारत में 3 चार्टर्ड उच्च न्यायालय हैं। इसके बाद अगर हम बात करें वर्तमान की, देखिए वर्तमान में क्या है, वर्तमान में सितंबर 2020, ठीक है, या 22 कह लीजिए, 2022 सितंबर तक भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, 25। ठीक है, 25वां उच्च न्यायालय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को लेकर के बनाया गया था। मतलब आंध्र प्रदेश के लिए 25वां उच्च न्यायालय बनाया गया था, क्योंकि जो राज्य बनाया गया था तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके, तो वो उसका न्यायालय था हैदराबाद। तो वो हैदराबाद का उच्च न्यायालय चला गया तेलंगाना के पास। तो अब हमें ये जानना होगा कि 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है, आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय। ठीक है, 2019 में इसका गठन किया गया था। देखिए कह रहे हैं वर्न्स पीकॉक कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्होंने 1 जुलाई 1862 को पदभार ग्रहण किया था। और सर मैथ्यू रिचर्ड सोसे बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने कार्यालय का इस्तीफा किसे पत्र लिखकर दे सकते हैं। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज,
वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति के नाम लिख सकते हैं, लिखते हैं, मतलब लिख सकते क्या है, लिखते हैं, उनके नाम ही लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च न्यायालय देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस तारीख को अस्तित्व में आया था, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, देखिए किस तारीख को, तो 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1949 या 26 नवंबर 1949। देखिए डेट सभी इंपॉर्टेंट हैं कहीं ना कहीं। तो अगर हम ध्यान दें, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, भारत गणतंत्र हुआ था। ठीक है, रिपब्लिक हुआ था इंडिया। तो उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मतलब स्थापना हुई, या ऐसे कहिए अस्तित्व में आया, ये है मतलब। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, 28 जनवरी 1950 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, स्थापित हुआ। चलिए देखिए, कह रहे हैं भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे की गई थी। ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, तो उसके आधार पर की गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। ठीक है, ये तो हो गई इतिहास की बात। अगर हम पहले न्यायाधीश की बात करें, भारत के पहले, जो कि स्वतंत्र भारत में, यानी कि हरिलाल जे की सुंदरदास कानिया, H.J. कानिया इनको कहते हैं, ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद, यानी कि 26 जनवरी 1950 के 2 दिन बाद, 27 और उसके बाद 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय उस अस्तित्व में आया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि सातवां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए, कह रहे हैं 2 या 2 से अधिक राज्यपालों के लिए एक ही व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर देना, रियासतों के पूर्व प्रशासकों को दी जाने वाली प्रीवी पर्स का उन्मूलन करना, या फिर अध्यादेशों को पारित करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाना। देखिए साथियों, यहाँ पर ये 7वां संवैधानिक संशोधन जो है वो किससे संबंधित है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति, इससे संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए यहाँ क्या है कि 7वां संवैधानिक संशोधन की बात हम कर रहे हैं, तो 1956 के 7वें संवैधानिक संशोधन के अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति को बढ़ावा दिया। 7वां संवैधानिक संशोधन उच्च न्यायालय के अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति को भी प्रदान करता है। इसने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उभयनिष्ठ उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी किया है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट है, उसके हिसाब से ये इसी आधार पर बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए बाकी जो अन्य जो विकल्प दिए गए हैं, जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई, ये कब की गई, 15वें संविधान संशोधन में। और रियासतों के पूर्व शासकों को दी जाने वाली प्रीवी पर्स जो थी उसका उन्मूलन किया गया था 26वें संविधान संशोधन से। और इसी प्रकार 48वें संविधान संशोधन में क्या है, अध्यादेशों को पारित करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाना। तो ये अलग अलग समय में संविधान संशोधन आए हैं। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक फैला हुआ है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका जो क्षेत्राधिकार की बात कर रहे हैं, तो ये केरल, ठीक है, केरला जो है का जो हाई कोर्ट है वो लक्षद्वीप को भी पूरी तरह से देखता है। ठीक है, तो इसका आंसर केरल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में यहाँ विकल्प हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज। ठीक है, पहला विकल्प ये हो गया। दूसरा है भारत के राष्ट्रपति। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर जजेस के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति करते हैं। या फिर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति करते हैं।
देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सीधा सीधा है, भारत के राष्ट्रपति ही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, इस समय जो है अगर बात करें तो 49th, ठीक है, 49th नंबर के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, CJI जिनको कहते हैं हम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यू ललित। ठीक है, इनसे पहले NV रमना थे 48वें, और अब 50वें जो होंगे वो वरिष्ठता क्रम में वो चंद्रचूड़, जो जस्टिस चंद्रचूड़ जी हैं वो होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर हम आगे समझ लेंगे। देखिए कह रहे हैं यहाँ पे, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है जिसे वह आवश्यक समझता है। ठीक है, लेकिन सीधी सीधी आंसर सीधा सीधा है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्ति होती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। देखिए अगला प्रश्न है, किसके अधिकार क्षेत्र के तहत राज्यों के उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से भारत की न्यायिक प्रणाली में आते हैं? किसके अधिकार क्षेत्र के? तो सीधा सीधा है, सर्वोच्च न्यायालय के, ठीक है, अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हाई कोर्ट आते हैं, तो आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, एक न्यायाधीश को, एक जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का अधिकार किसे है? तो देखिए यहाँ पर ट्रांसफर का जो अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति को ही है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति महोदय जो है एक जज को किसी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये देखेंगे कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने का अधिकार रखता है। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद इस आदेश का पालन करता है, और अनुच्छेद 222, ठीक है, इसके तहत यह व्यवस्था है ट्रांसफर की। ठीक है, न्यायाधीश के स्थानांतरण के प्रस्ताव का आरंभ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिया जाना चाहिए, जिनके संबंध में, ठीक है, संबंध में राय निर्धारक है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार रखता है। ठीक है, और इसे हम आगे समझ लेंगे। देखिए कह रहे हैं 32C संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में भी जाने का अधिकार है। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है 32 के तहत यह काम करता है, सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, और हाई कोर्ट कितने के करते हैं? 226 के। तो ये मूल अंतर है, याद रखने वाली बात है। ठीक है, दोनों का थोड़ा थोड़ा। तो रिट जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट 226 के तहत करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने शामिल किए हैं, जैसे अनुच्छेद 131 का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 32 यहाँ 131 है, यहाँ 32 है, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र। ठीक है, अनुच्छेद 143 का है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, एडवाइस मांगने की। और अनुच्छेद 226 का यहाँ क्या है? राइट्स जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ। राइट्स नहीं है, रिट है। ठीक है, रिट जारी करने की, तो रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ। तो ये वो विकल्प हैं जो वहाँ दिए गए थे, तो उनके बारे में है कि 131 का ये मतलब है, 32 का ये, इस तरह से। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ ये है कि निम्नलिखित अधिनिर्णयों में से किस एक में यह घोषणा की गई है कि भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की कोई शक्ति संसद को नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, इस अधिनिर्णय के अधीन के तहत ये व्यवस्था दी गई थी कि भारत के संविधान के भाग 3 के किसी भी उपबंध में कोई भी चेंज नहीं कर सकता। कौन? पार्लियामेंट। देखिए ये हैं, ठीक है, ये है निर्णय गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद को केवल विधायी शक्ति प्राप्त होती है,
लेकिन घटक विधायी शक्ति नहीं होती है। और यह भी माना जाता है कि अनुच्छेद 368 जो कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है, ठीक है, लेकिन संविधान में संशोधन करने के लिए संसद को शक्ति प्रदान नहीं करता है। यह भी माना जाता है कि मौलिक अधिकारों को एक पारलौकिक स्थान दिया गया है और इसलिए संसद के पास भारत के संविधान के भाग 3 के किसी भी प्रावधान को संशोधित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, ये है। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए केशवानंद भारती केस की बात करें तो कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। ये 67 के बाद 73 में आया। 67 में उन्होंने कहा कि वह संविधान संशोधन भाग 3 में नहीं कर सकती, ठीक, लेकिन 73 में ये कह रहे हैं कि अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है संसद। हालांकि यह शक्ति असीमित नहीं है, यह संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं करने की सीमा तक सीमित है। इस मामले के साथ संविधान की मूल संरचना पेश की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे। देखिए साथियों, यहाँ क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटा सकते हैं? देखिए, संसद हटा सकती है, विधि मंत्री हटा सकते हैं, केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं या केवल प्रधानमंत्री हटा सकते हैं। देखिए यहाँ मामला यह है कि संसद के द्वारा, ठीक है, ही केवल सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जा सकता है, तो आंसर संसद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए पहला कथन है, इसका गठन 1950 में किया गया था, ये सही है। 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। यह देश में सर्वोच्च अपीलीय अदालत है, ये भी सही है। किसी भी अदालत न्यायाधिकरण के साथ साथ कोर्ट मार्शल के फैसले पर सुनवाई कर सकता है, ठीक बात है। इसके बाद ये कह रहे हैं, यहाँ पर अगला विकल्प है कि यह कोर्ट मार्शल को छोड़कर किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल के फैसले पर सुनवाई कर सकता है। तो देखिए यहाँ मामला क्या है, यही आंसर है इसका, कोर्ट मार्शल को छोड़कर किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल के फैसले पर सुनवाई नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब ट्रिब्यूनल के फैसले पर सुनवाई करने का अधिकार इसको नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा 4th। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेंगे। साथियों, हमने अभी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी और इसके ऊपर कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा इस न्यायालय संबंधी अन्य प्रश्नों का हम अभ्यास अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।